बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बरान रहमत के वो होस्ट जो इस वक्त पाकिस्तान से यहाँ कनेक्ट हुए हैं मेरे साथ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान से और सारी दुनिया से मुझे देख रहे हैं बरान रहमत में आज टीवी यानी आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर। तुर्की के इस खूबसूरत शहर इस्तंबुल से आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। रमज़ान मुबारक का खूबसूरत महीना है, बाबरकत महीना है, और इस महीने की सादतों को हम जितना ज़्यादा लूट सकें वो लूटने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा इससे फैज़ हासिल करने की कोशिश करें उतना कम है। बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, सब्र का महीना है, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से रोकने का महीना है। ये वो महीना है जब हम कोशिश करते हैं कि अपनी सारे साल के लिए अपनी अपनी ज़ात को ट्रेन करें। अल्लाह ने जिन कामों से हमें रोका है उससे रुके रहें, जिन कामों के लिए कहा है उसको किया जाए, क्योंकि ये 30 दिन बेसिकली आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं अगर आप इसको सही तरह अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। एक और बहुत अहम चीज़ जो मुझे हर मोमेंट पे जिसका एहसास होता है, और वो ये कि मैं जब पाकिस्तान से इधर आता हूँ, जब भी मैं बहुत दफ़ा तुर्की आया हूँ, बहुत दफ़ा इस्तांबुल के शहर में आया हूँ, मुझे यहाँ जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वहाँ जो पाकिस्तान में मुझे कहीं थोड़ी सी इसकी कमी महसूस होती है, वो है सफाई। गलियों में, सड़कों में, इस शहर की टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और जो पहली चीज़ वो नोटिस करते हैं वो यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ इसकी सफाई है। यकीनन जब ये शहर खूबसूरत होता है तो जब साफ़ होता है तो खूबसूरत लगता है, और खूबसूरत होता है तो साफ़ भी होता है। ये चीज़ें आपस में बहुत एक दूसरे के साथ मशरूत हैं। पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो सब यही कहते हैं कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जोग्राफिया को देखें, पाकिस्तान आके नॉर्दर्न एरियाज़ को हमारे एक्सप्लोर करें। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि वहाँ जब हम जाते हैं अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में या अपने खूबसूरत सियाही मकामात पर, वहाँ हम सफाई का ख्याल नहीं रखते। सफाई निस्फ़ ईमान है, हम सब जानते हैं। और ये जो इसका होराइज़न है ये बहुत बहुत ब्रॉड है। इस सफाई का मतलब सिर्फ़ आपकी ज़ाहिरी सफाई नहीं, बल्कि आपकी नफसानी सफाई भी है, आपकी रूहानी सफाई भी है, आपकी सोच की सफाई भी है। तो ये सब चीज़ें मिलकर ही इंसान की उसकी ईमान को मुकम्मल करती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान का जैसा अंदर होता है वही बाहर इसके नज़र आता है। आपकी पूरी सोच की अक्कासी आपका अमल करता है। आप अगर रास्ते में चलते हुए अपनी गाड़ी से निकाल के एक छोटा सा ट्रैश का टुकड़ा भी फेंकते हैं तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपके आपके अंदर कोई गड़बड़ चल रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मत सोचिए कि इस एक छोटे से टॉफ़ी के रैपर से या एक छोटे से कागज़ के टुकड़े से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ तो पहले भी कूड़ा पड़ा हुआ है। नहीं, आप छोटी से छोटी चीज़ अगर आप बाहर फेंकेंगे तो आप उस गलत काम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रमज़ान में एक चीज़ और प्रैक्टिस कीजिए, एंड दैट इज़ क्लीनलीनेस, सफाई। सफाई निस्फ़ ईमान है। अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने घर को, अपने मुआशरे को साफ़ कीजिए, अपनी सोच को साफ़ कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 30 दिन आप कोशिश करके देखिए कि घर से बाहर कूड़ा ना फेंकें, गाड़ी से बाहर रोड पे गाड़ी, क्योंकि देखिए आप जो करेंगे आपके छोटे वही करेंगे। कोई भी काम ऐसा प्रैक्टिस ना कीजिए जिसमें आपको अपने छोटों के सामने शर्मिंदगी हो। ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप देखते रहिए बरान रहमत। जब हम वापस आएंगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलाएंगे जिनको आप देखना चाहते हैं। आपके बहुत फेवरेट सीरियल अर्तुगरुल गाजी में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले पार्ट किया है। तो लेट्स गो टू द ब्रेक, कम बैक, और जब हम वापस आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे अपना बरान रहमत का ये सिलसिला। देखते रहिए बरान रहमत। ब्रेक से वापसी पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। वक्त हुआ चाहता है इस वक्त आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से कराने का जिसकी आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई, जिनको देखने के लिए आप बेताब हैं। अच्छा, ये मुझे अभी पता चला कि जो अर्तुगरुल हम बोलते हैं, इस की प्रोनाउंसिएशन है अर्तुरुल। जो जी है वो इसमें साइलेंट है। इस सीरियल को आपने बहुत पसंद किया, इसके सारे किरदारों को आपने पसंद किया, उनसे मोहब्बत की, उनको जाना, अपना समझा। ऐसे ही एक किरदार इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और ये एक्टर जो हैं ये इस ड्रामा में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जिस तरह किसी भी हीरो को दिखाने के लिए एक नेगेटिव फोर्स की ज़रूरत होती है, कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत होती है, एक एंटागनिस्ट की ज़रूरत होती है, और जितना स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट बनकर आता है।
अब मैं जिस एक्टर से आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ उसके लिए आप पहले एक फुटेज देखिए, एक पैकेज देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम आते हैं इस पैकेज के बाद वापस और फिर आपकी मुलाकात कराते हैं उस एक्टर से। आज बारानी रहमत के मेहमान हैं अर्तुगरुल पोस्तुलु, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में बहादुर बे का किरदार निभाया। इनका असल जिंदगी में भी नाम अर्तुगरुल है। इनका किरदार लोगों के दिलों से काफी करीब था। अर्तुगरुल ने कई तुर्किश ड्रामों और फिल्म्स में काम किया, लेकिन ये ड्रामा इनके दिल के करीब तरीन है। इनको इस बात की बेहद खुशी है कि तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान में भी इनकी कामयाबी के चर्चे हैं। तो आज अर्तुगरुल से जानेंगे कि इन्होंने अर्तुगरुल गाजी में कैसे काम किया और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसके अलावा होंगी बहुत सी बातें। तो देखते रहिए बाराने रहमत। जी, तो वापस हम आ गए हैं और आपने देखा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वो कैरेक्टर है जिसने ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उस कैरेक्टर का नाम था बहादुर बे। बे यहाँ कहते हैं साहब को, और किसी भी कबीले के सरदार को या किसी बड़े आदमी को इस ड्रामे में बे के साथ, बे का जो सफिक्स था वो इसके साथ लगा हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूँ जनाब, इनका नाम भी अर्तुगरुल है। इनका पूरा नाम है अर्तुगरुल पोस्तुलु। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा, क्योंकि कम्युनिकेशन का वही वाला मसला है कि मैं उर्दू में बात करूंगा और इनको इंटरप्रेट करके, इनको ट्रांसलेट करके इनकी कान में उर्दू में बताया जाएगा, टर्किश में बताया जाएगा। सो इट टेक अ लिटिल टाइम, बट ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत आपको खुशामदीद, बहुत आपको देख के खुशी हो रही है, और पाकिस्तान के तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त आपको आज टीवी की ट्रांसमिशन बराने रहमत में देख रहे हैं, सब आपको सलाम पेश कर रहे हैं और सब आपको बहुत खुश हैं देख के कि आप पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी चैनल पे आ रहे हैं, पाकिस्तानी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप बहुत अरसे से रहे हैं अर्तुगरुल, इतना इम्पॉर्टेंट एक हमारी ड्रामा हिस्ट्री में एक रोल प्ले किया कि पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है, और उसका अगला सीज़न भी शुरू हुआ है। तो मतलब लोग दीवानों की तरह उसके, कैसा लग रहा है आपको ये रिस्पॉन्स, ये लोगों का फीडबैक? सबसे पहले तो बहुत नवाजिश कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आने की दावत दी, उसके लिए शुक्रिया। जी हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वहाँ से हमें बहुत प्यार मिलता है। आपके जितने तो नहीं, लेकिन मेरे भी वहाँ फैंस हैं। और मेरे ये सारे फैंस अर्तुगरुल ड्रामे के बाद ही पाकिस्तान में हुए हैं, तो इसकी खुशी है मुझे। तकरीबन मुझे 30 से 32 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए, और मैंने अपने करियर का आगाज थिएटर से किया। एक बहुत ही फेमस ड्रामा था पारम पारचा, उससे मुझे फेम मिली। उसके बाद अर्तुगरुल में बहादुर बे का करेक्टर मिला, और मुझे बहुत ही खुशी हुई इस टीम का हिस्सा बनने में, क्योंकि एक ऐसा ड्रामा है जो कि हमारी हिस्ट्री के ऊपर बना हुआ है, और मुसलमान कैसे हुकूमत करते थे ये सब दिखाया इसमें। मुझे जब ये करेक्टर ऑफर हुआ तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ये करेक्टर तीसरे सीजन का मेन नेगेटिव करेक्टर था। लेकिन मैं इसे एज अ नेगेटिव करेक्टर नहीं देखता, क्योंकि ये तो आपका काम है। क्योंकि कोई भी करेक्टर जब आप करते हैं तो उस पर आपको बिलीव करना होता है। और जब ये प्रोग्राम पाकिस्तान में ऑन एयर हुआ तो उसके बाद मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार मिलना शुरू हो गया। मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। कुछ लोग मेरे बारे में अच्छा लिखते थे तो कुछ लोग नेगेटिव लिखते थे। मगर मैं यहाँ एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक मुसलमान मुल्क से हमें इतना प्यार और मोहब्बत मिलना, इतनी इज्जत मिलना, बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें हमारा काम पसंद आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, वहाँ से हमें इतना प्यार और मोहब्बत मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं अपने पाकिस्तानी फैंस से बात कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक तारीख़ी शो में, एक तारीख़ी सीरियल के अंदर एक इतना बड़ा किरदार निभाना, आप एक ट्रेंड एक्टर हैं, आपने बताया कि आप 32 ईयर्स से आप एक्टिंग कर रहे हैं। टर्किश ज़बान के बारे में क्योंकि हमारी थोड़ी सी वाकफियत कम है, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं है कि जिस तरह उर्दू को अगर आप देखा जाए तो हमारी वो उर्दू जो आज से कई साल पहले बोली जाती थी, कई सदियों पहले बोली जाती थी, या सदियों पहले तो नहीं, कि उर्दू उस ज़माने में शायद तरवीज में थी ही नहीं, लेकिन एक आप पुरानी अगर फिल्म्स देखते हैं या उनका जो डायलेक्ट्स देखते हैं या अंदाज़े बयान देखते हैं, वो फ़र्क होता है। उस वक्त वो वाले सारे लफ्ज़ जो आज इस्तेमाल होते हैं वो नहीं थे, उनका रख रखाव और था, बॉडी लैंग्वेज और थी। तो पुराने वक्तों की एक्टिंग करनी
जिसमें आप एक एपिक में आप एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो कितना मुश्किल लगा? क्योंकि आज की बॉडी लैंग्वेज लोगों की फ़र्क हो गई है, ज़बान फ़र्क हो गई है, उनका रख रखाव सारे की सारी वो तहज़ीब टोटली चेंज हो गई है। तो वो उसके लिए आपको मुश्किल हुआ वो उस पीरियड में जाना और अपने आप को उसके अंदर ढालना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस दौर में और अब का जो दौर है उसमें काफी फर्क है। हत्ता कि उस वक्त जो तर्किश बोली जाती थी वो अब काफी मुख्तलिफ है। सिर्फ जुबान का ही नहीं बल्कि खाने पीने का भी अंदाज काफी मुख्तलिफ था। और जब मुझे ये रोल मिला तो मैं थोड़ा फिक्रमंद हो गया था कि मैं इस कैरेक्टर को कैसे निभा पाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन एज एन एक्टर ये आपके लिए एक चैलेंज होता है। एक तारीखी ड्रामे को प्ले करना बिल्कुल आसान नहीं होता, बल्कि आपको उसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है, जानना होता है उसके बारे में, कैरेक्टर को समझना होता है, फिर कहीं जाकर आप उस कैरेक्टर को अच्छी तरह से जान पाते हैं। इसके अलावा इस ड्रामे की शूटिंग से पहले हमें काफी महीनों तक इसके लिए ट्रेनिंग दी गई और बहुत कुछ सिखाया। किस तरह उठना बैठना है, किस तरह से खाना है, सब कुछ सिखाया। चलना सिखाया, लड़ना सिखाया। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारी प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने काफी मेहनत की, हमें हर चीज के बारे में समझाया। इसके अलावा सभी ने इसमें काफी मेहनत की। हमें सिखाया गया कि उस दौर में लोग किस तरह से बिहेव किया करते थे। छोटी से छोटी चीज सिखाई। उस वक्त के दौर के हिसाब से हमें सारी चीजों के बारे में बताया गया और हमने भी काफी मेहनत की और उनसे सब चीजें सीखी। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाया हमें, जैसे कि हॉर्स राइडिंग है, नेजाबाजी है, तलवारबाजी करना सिखाई, किस तरह से लड़ते हैं। काफी चीजें हमने उनसे सीखी और की। हर चीज की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी हमें, जिसका हमें बहुत फायदा हुआ और मुश्किलात पेश नहीं आई। और इसके अलावा हमने काफी एंजॉय भी किया। एक बात बताता हूँ आपको, सबसे ज्यादा मजा हमें खाने के सीन करने में आता था। जब आप गोश्त को हड्डी से पकड़कर दांतों से खींचकर खाते थे, उसका एक मजा ही कुछ और था। आम जिंदगी में आप इस तरह घर में ही खा सकते हैं, बाहर नहीं। लेकिन शूटिंग के दौरान हम सब इसी तरह से खाया करते थे, जैसा मैंने बताया, हड्डी से पकड़ के। सच कहूँ तो मैं तो इस चीज को बहुत एंजॉय करता था। यूं हाथ से पकड़ के खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। ज़्यादा भी खाया होगा आप लोगों ने, क्योंकि उस वक्त की ग़िज़ा भी ज़रा लोगों की ज़्यादा थी, क्योंकि वॉरियर्स होते थे। तो वो जितना खाते हुए दिखा रहे थे, क्या उतना ही खाते थे आप लोग सेट पे भी, या थोड़ा सा कुछ खुराक कम थी? क्योंकि वो तो पूरे लग रहा था बकरे खा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, आपको अंदाजा हो रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, हमने खाने के साथ पूरा इंसाफ किया। जैसा कि आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, जब आप शूट कर रहे होते हैं तो उसमें रीटेक्स भी होते हैं और बार बार रीटेक्स में हमें बार बार खाना पड़ता था। जितने रीटेक्स होते थे उतना ही खाना पड़ता था। एक बार खाया, फिर रीटेक, फिर दोबारा खाया, फिर रीटेक, यही सब कुछ चलता था। इतना खा लिया था कि बाद में जिम जाना पड़ गया। जान के रीटेक्स करते होंगे आप फिर। इस वाले सीन के तो खास तौर पे ज्यादा रीटेक्स होते होंगे। जी हाँ। वो तो शुक्र है कि खाना बहुत मजेदार होता था, तो हम इसे एंजॉय। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जिस आदमी से आपको नफरत हो, अगर उसको मारने का सीन हो थप्पड़, तो आप बार बार रीटेक करते हैं ताकि बार बार उसको मारते रहें। पूरी प्रोडक्शन टीम जो थी आपकी, हम ये बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। और बीइंग एन एक्टर, मैं बड़ा इंक्विजिटिव हूँ, और मुझे एक ख्वाहिश है जानने की कि कितनी बड़ी आपकी प्रोडक्शन टीम थी, और इसको जो लिखने का प्रोसेस था, इस सीरियल को लिखने का, वो कितना अरसा चला। राइटर ने इतना बड़ा सीरियल, जिसके इतने सैकड़ों एपिसोड्स हैं और एंडलेस इसकी सीजन्स चल रहे हैं, तो ये एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने 2 महीने की बात नहीं होगी, ये सालों पे मुहित होगा। तो ये किस तरह राइटर ने लिखा, और कितने इसमें राइटर्स की टीम इन्वॉल्व थी, प्रोडक्शन आपकी कितनी बड़ी थी, इसमें कितने लोग थे, डायरेक्टर कितने थे इसमें? क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली एक डायरेक्टर का काम तो मुझे नहीं लगता। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, और जिसने ये ड्रामा प्रोड्यूस किया है, महमद बोजदान नाम की एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी ने किया है। काफी बड़ी प्रोडक्शन है ये। एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, सबके काम बटे हुए होते हैं, हर कोई अपना काम कर रहा होता है। इतने सारे लोग जब मौजूद हों तो शूट के दौरान काफी शोर होता था। शूट के दौरान एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते थे। असल में मैंने चूंकि तीसरे सीजन से स्टार्ट किया था, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता कि इन्होंने इसकी स्क्रीन प्ले, इसकी स्टोरी कैसे लिखी। और जब तीसरे सीजन में मैंने इसे ज्वाइन किया तो उस वक्त 2 डायरेक्टर इसकी शूट कर रहे थे। एक मतीन गुनाह थे डायरेक्टर जो इसे शूट कर रहे थे। एक ही टाइम पे 2 डायरेक्टर शूट कर रहे होते थे। एक सीन एक डायरेक्टर शूट कर रहा होता था, तो दूसरा सीन दूसरा डायरेक्टर शूट कर रहा होता था। क्योंकि टाइम बहुत कम हुआ करता था और एक्शन सीन बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए हमें मल्टीपल शूट करना होती थी।
महमद बोजदा हमारे लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हुए। उस दौर की सारी इंफॉर्मेशन, उस सीन को किस तरह से शूट करना है, इस सब से वो काफी अच्छी तरह से वाकिफ थे। तजुर्बेकार डायरेक्टर हैं काफी। मतीन होजा जो दूसरे डायरेक्टर थे, वो भी एक काबिल डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक्शन सीन्स हमसे बहुत ही अच्छी तरह से करवाए थे। एक्शन सीन शूट करने से पहले उसकी प्रैक्टिस करवाया करते थे बाकायदा। बहुत ही बारीकी से सीन को देखते थे और कुछ समझ ना आए तो दोबारा से रीटेक करवाते थे। काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। बहुत बड़ी टीम के साथ काम करते थे। काफी ज्यादा लोग हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, और एक ही वक्त में इतने ज्यादा लोगों को हैंडल करना काफी मुश्किल होता था, लेकिन वो बड़ी आसानी से सब मैनेज कर लिया करते थे। अब हमें ही देख लें, हम दो लोग बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इस ड्रामे के शूट के पीछे भी काफी ज्यादा लोग थे। एक बहुत बड़ी टीम ने काम किया है।